दोस्तों, टॉप 7 सिस्टम्स के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे ऐसी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि एक मेंटेनेंस पर्सन को चेक करनी चाहिए और जिनको सुचारू रूप से लागू करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम सिस्टम तो बहुत बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत बना लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक क्या है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहला जो बेसिक है, जो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, 5S, कि आपकी जो शॉप फ्लोर है उसके ऊपर 5S प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जो मशीन है खास तौर पे, उसके चारों तरफ प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, उसके अंदर क्लीननेस होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम आता है हमारा मशीन क्लीननेस और क्लिट, कि उस पर डेली मशीन चेक शीट लगी हो और उसके हिसाब से मशीन मेंटेन हो। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर लाइटिंग ऑन मशीन। दोस्तों, अक्सर देखा है मैंने लोगों को अंधेरे में काम करते हुए कि भैया लाइट पूरी आ नहीं रही, बंदा लगा हुआ है, पीस चेक कर रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस बनाया जा रहा है। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री के अंदर मशीनों के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग हो, लक्स लेवल प्रॉपर मेंटेन हो। उसके बाद में है नो लूज वायरिंग, ओपन वायरिंग। आपने भी अक्सर देखा होगा, मैं तो अक्सर देखता ही हूं, इधर उधर तार निकले हुए हैं, जमीन पे तार पड़े हैं, अर्थिंग में तार जोड़ रखे हैं, तो उसमें पैर अटकता है, ट्रॉली अटकती है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्लियरली दिखनी चाहिए और उसने उसको रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट है लक्स लेवल स्टैंडर्ड। ये है प्रॉपर लाइटिंग से रिलेटेड। दोस्तों, हर मशीन के ऊपर, हर स्टेशन के ऊपर काम करने का एक लक्स लेवल यानी कि लाइट की इंटेंसिटी डिसाइडेड है। अगर मैं मशीन पे काम कर रहा हूं तो 350 से 500 लक्स होना चाहिए। चेक कैसे करते हैं इसको चेक करते हैं हम लक्स मीटर से या लाइट लक्स मीटर से। अगर मैं इंस्पेक्शन में काम कर रहा हूं तो 1000 लक्स होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है, इसको मेंटेन करना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। कुछ जगहों पे ये जिम्मेदारी दे दी जाती है क्वालिटी को। क्वालिटी भाई चेक कर भी लेगा तो उखाड़ क्या लेगा, क्या कर लेगा वो, कि कम है ज्यादा ये तो बता देगा। लेकिन जो उसको ठीक करने वाला है भाई, उसने खुद ही चेक किया लक्स कम आ रहा है, लाइट की क्लीनिंग कर दी, लाइट की हाइट कम कर दी, लाइट बढ़ा दी, चेंज कर दी, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको बखूबी कर सकता है। नो मशीन विदाउट सेफ्टी कवर्स, ये भी एक मेजर इश्यू है मेंटेनेंस की तरफ से, कि जो मशीनें हैं उनके कवर्स एक बार खुले तो खुल ही गए। सेफ्टी कवर्स, किसी का हाथ आए, पैर आए, बाल आए, कपड़े आए, मरे बंदा, कटे बंदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मालिक को कोई फर्क पड़ता, ना मेंटेनेंस वालों को कोई फर्क पड़ता, ना कोई प्रोडक्शन वालों को फर्क पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में जान की कोई कीमत नहीं है। हम सेफ्टी को सबसे लास्ट में लेकर के चलते हैं। हेलमेट भी जब लगाते हैं रोड पर, जब पुलिस वाले को देख लेते हैं, या सीट बेल्ट भी तभी लगाते हैं। तो इस तरीके का हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो सेफ्टी कवर्स हैं वो प्रॉपरली मशीनों के ऊपर लगे हों। नेक्स्ट है अपना सेंसर्स और पोकायोके एट क्रिटिकल ऑपरेशंस। यहां पे मैं क्रिटिकल ऑपरेशंस बेसिकली बोलूंगा सेफ्टी को, क्योंकि क्रिटिकल ऑपरेशन तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। ऐसी मशीन्स जिन पे हाथ आ सकता है, कट सकता है, पैर आ सकता है, या XYZ कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, और मशीन के ऊपर अगर कोई पोकायोके यानी कि कोई फुल प्रूफिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ कि गलती से भी गलती ना हो, ऐसा कोई सेंसर नहीं है कि मशीन के अंदर हाथ डाला चलती हुई में तो मशीन रुक जाए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसको लगाने की? अगर नहीं लग करके आया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दोस्तों, वीडियो जो आप देख रहे हो ज्यादातर लोग देखते हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। इंटरव्यू की तैयारी आप यहां से देख के कर भी लोगे, ठीक है, बढ़िया है, इंटरव्यू भी निकाल लोगे, लेकिन जब तक आप उसको अपने दिल में नहीं उतारोगे, प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे, तो इंटरव्यू तो दे लोगे, लेकिन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको
निकाल दिया जाएगा जॉब से, क्योंकि आपने चीजें डेप्थ में तो सीखी नहीं। इंटरव्यू से पहले 10 मिनट पहले वीडियो देख ली और जाके फटाफट फटाफट बोल दिया। इंटरव्यू लेने वाले को भी नहीं आइडिया, उसने भी कहीं से किताबी बातें पढ़ी या इस तरीके की बातें सीखी, उसने इंटरव्यू में पूछ लिया, अरे बहुत बढ़िया बंदा है, प्रैक्टिकली हो गया बंदा फेल। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगी? एक्सपीरियंस के थ्रू आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। जो मैं चीजें बता रहा हूं सिर्फ इंटरव्यू के नजरिए से ना देखो, इनको आप देखो और जहां भी आप काम कर रहे हो वहां पर इनको इम्प्लीमेंट करो, तो फायदा है वीडियो देखने का। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई फायदा नहीं बनता। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। दोस्तों, हमने बेसिक सिस्टम जान लिए क्या है, अब जानेंगे एक एक करके टॉप 7 सिस्टम्स क्या क्या हैं जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो सिस्टम है वह है मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स, यानी कि मशीन की लिस्ट। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? मास्टर डेटा तैयार करते हैं। ऐसे ही अगर हमें मेंटेनेंस करनी है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन हमको चाहिए। ठीक है, अब जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है वो क्या होगी? यह एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा डेटा है जिसके अंदर हमारी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी मशीनें हैं, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी कैपेसिटी की हो, उनकी सारी की सारी जानकारी, सारी की सारा बही खाता उनका होना चाहिए। उसके अंदर बेसिक क्या क्या चीजें होंगी? डिटेल ऑफ मशीन होगा, मशीन का नाम होगा, किस कंपनी की मशीन है, मेक मॉडल होगा, कैपेसिटी मतलब हम उस पर कितने टन तक की जॉब चला सकते हैं। अगर सीएनसी की बात करूं तो किस डाया किस लेंथ तक की जॉब चलेगी, ये उसकी कैपेसिटी हो गई, उसकी क्षमता हो गई। इंस्टॉल कब हुई मशीन हमारे यहाँ पर यही नहीं पता होता लोगों को कि 10 साल पुरानी है या 4 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, तो इसलिए इंस्टॉलेशन ईयर, लोकेशन, कई सारी हमारी शॉप फ्लोर्स हैं या हमारे फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उसमें लोकेशन अपडेट होनी चाहिए कि ये वाली मशीन मेरी किस फ्लोर के ऊपर किस लोकेशन में रखी हुई है। देन है मशीन मैनुअल्स, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि जो हमारी मशीन है उसके साथ मेंटेनेंस के मैनुअल्स आते हैं। जब मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बस इधर उधर हाथ पैर मारने लग जाते हैं, लेकिन हमारे लिए गाइड क्या है? हमारे लिए जो गाइड है वो है मेंटेनेंस का मैनुअल। सबसे पहले मेंटेनेंस वालों को मैनुअल पढ़ना चाहिए, मशीन का देखना चाहिए कि उसके अंदर डेली क्या करना है, मशीन में वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, हाफ ईयरली क्या चेक पॉइंट्स होंगे, और सारे उसके अंदर जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उनकी डायमेंशन, साइज, स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें दी होती है। लेकिन हम खामखा परेशान होते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे लोगों को फोन मिलाएंगे, उनको भी आधा अधूरा ज्ञान है और पता चला बेड़ा गर्क हो गया, मशीन हो गई हमारी पूरी खराब। तो इस तरीके से आपको मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन को तैयार करना है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ताकि आप लोग भी यहां से देख करके फॉर्मेट बना सको। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स का फॉर्मेट आ चुका है। अगर इसमें हम बात करें तो क्या क्या डिटेल्स हैं? सीरियल नंबर है, आईडी नंबर है, मशीन इक्विपमेंट नेम, मशीन की फोटो, लोकेशन, डिपार्टमेंट, मेक, कैपेसिटी, इंस्टॉलेशन ईयर, एएमसी, मशीन का मैनुअल जो है वो है या नहीं है, मैनुअल टाइप क्या है, डेली क्लिक शीट, हाफ ईयरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। तो सबसे पहले क्या आ गया? आईडी। भाई हम जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है शाकिर, तो हो सकता है बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग हों शाकिर नाम से, तो उनकी पहचान तो हो गई शाकिर, लेकिन उनकी आईडी नंबर क्या हो गई? आधार कार्ड या डीएल नंबर, ये सारी उनकी एक तरीके से आईडी हो गई। तो ऐसे ही क्या है, जो हमारी मशीनें हैं उनकी हमने आईडी दे दी BD01। यहां पे हम मशीन का जो मैन्युफैक्चरर का सीरियल नंबर होता है वो भी ब्रैकेट में दे सकते हैं। मशीन का नाम बैंड्सो मशीन है, उसकी फोटो लगा दी। लोकेशन किस डिपार्टमेंट में है, रॉ मटेरियल में है, कोरपिल लाइन में, नॉन कुनपिर में है। उसके बाद में मेक, इंडोटेक। कैपेसिटी क्या है? 350 डाया तक की हम इस पे जॉब काट सकते हैं। इंस्टॉलेशन ईयर 2011 में इंस्टॉल हुई थी। क्या हमने इसकी एएमसी दे रखी है? आजकल क्या चलन है कि एएमसी दे देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जो क्रिटिकल मशीन्स होती हैं उनका, किसको? जो मैन्युफैक्चरर होता है या थर्ड पार्टी को। अगर एएमसी दे रखी है तो हाँ जी दे रखी है, नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी।
नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या है, हमें उसे इन हाउस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होगा। दे रखी है तो क्या है, हमें समय अनुसार एएमसी वाले पर्सन को बुला करके उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। देन इसका मशीन का मेंटेनेंस मैनुअल है या नहीं है हमारे पास, वो नोट करेंगे। फिर उसका मैनुअल टाइप क्या लिखेंगे यहाँ पर। कुछ मशीनों के साथ इलेक्ट्रिकल मैनुअल आते हैं, किसी के साथ मैकेनिकल, किसी का कंबाइंड आता है, तो वो यहाँ लिख देंगे कि भाई इस टाइप का मैनुअल हमारे पास इसका है। देन है डेली क्लिट शीट, उसकी मशीन की है या नहीं, यानी कि जो हम डेली मशीन के अंदर चेक करने वाले हैं वो हमने बना ली या नहीं बनाई। देन है हाफ ईयरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ईयरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट हमने तैयार कर ली है या नहीं करी है। तो ये हो गया हमारा मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट। अब चलेंगे हम अगले फॉर्मेट की तरफ या अगले सिस्टम की तरफ। दूसरा जो सिस्टम, जो सबसे मुख्य सिस्टम है, जो आपका सारा डेटा रिकॉर्डिंग में काम आएगा, वह है हमारा क्या, ट्रबल टिकट यानी कि टीटी सिस्टम या फिर ब्रेक डाउन स्लिप सिस्टम। इसके अंदर हमें क्या बेसिकली रिकॉर्ड करना है, ये एक ऐसा पर्चा है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कब ब्रेक डाउन हुआ, किस समय हुआ, किस मशीन में हुआ, क्या ब्रेक डाउन हुआ, उस पर हमने क्या एक्शन लिया, कब ठीक हुआ, किसने ठीक हुआ। तो इस तरीके का एक पूरा बही खाता है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। एक फॉर्मेट है जिसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रोडक्शन की। जब कोई प्रॉब्लम रेज होगी तो प्रोडक्शन वाले को ही सबसे पहले पता चलेगा। किसको रेज करेगा, वो रेज करेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जब इसको क्लोज कर देगा तो अगेन वो किसको सबमिट कर देगा, प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी ट्रबल है, वो क्लोज हो जाएगी। मैं इसको नाम देता हूं टीटी, ट्रबल टिकट सिस्टम या ब्रेक डाउन स्लिप सिस्टम। अब एक टीटी का भी फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आप लोग फॉर्मेट भी समझ सको। आपके सामने ब्रेकडाउन स्लिप का या ट्रबल टिकट का फॉर्मेट आ चुका है। ये काम आता है कोई भी ब्रेकडाउन, जब मशीन चली जाती है ब्रेकडाउन के अंदर, तो उसकी कंप्लेंट रेज करने के काम आता है, उस पर एक्शन लेने के काम आता है। इसको भरता कौन है, इसको प्रोडक्शन वाला पर्सन सबसे पहले भरता है। उसके बाद में क्लोज कौन करता है, इसको मेंटेनेंस पर्सन क्लोज करता है। तो इसके अंदर जो येलो वाले जो पार्ट हैं, ये कौन भरेगा, ये प्रोडक्शन वाला भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्लेंट रेज होगी तो प्रोडक्शन वाले को भी पता चलेगा किस मशीन में आई है, किस डिपार्टमेंट में आई है, कितने बजे आई, किस तारीख को आई, किस शिफ्ट में आई। ठीक है, इसके बाद वो प्रॉब्लम लिखेगा कि भाई कूलेंट पाइप इसका फट गया या लीकेज हो गया। ठीक, भर करके ये किसको दे देगा, ये दे देगा मेंटेनेंस पर्सन को। जब मेंटेनेंस वाला पर्सन इसमें काम करेगा, वो लिखेगा भाई क्या स्पेयर कंज्यूम हुआ या उसने उस पर क्या काम किया, यहाँ पे उसने पूरी डिटेल लिख दी। ठीक है, उसके बाद में जब उसने जॉब को कंप्लीट हुआ, उसने लिख दिया राम सिंह ने ठीक किया, इतने बजे ठीक किया, इस शिफ्ट में ठीक किया। अगेन ये स्लिप किसको वापस करेगा, मेंटेनेंस वाला पर्सन प्रोडक्शन को वापस करेगा, प्रोडक्शन वाले के साइन कराएगा, प्रोडक्शन वाला इसको उसके बाद में क्लोज करेगा कि भाई अब जो है मेरी मशीन हाँ सच में ठीक हो गई है। देन इसका जो डेटा है वो उठ करके कहाँ जाएगा, ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर ये सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। अब हमने टीटी का भी सिस्टम समझ लिया। अब देखते हैं अगला सिस्टम जो कि है हमारा तीसरा सिस्टम, वह है मशीन डेली क्लिट शीट। ये आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है क्लिट, क्लिट का मतलब होता है सी से हो गया क्लीन, एल से हो गया लुब्रिकेट ऑब्लिक लीकेज, देन है आई इंस्पेक्ट, देन है टी टाइटन। तो जो हमारी मशीन है बेसिकली अगर उसके अंदर जो काम होने हैं उनको तोड़ा जाए तो ये चार कैटेगरी निकल के आती है कि हमने मशीन के अंदर साफ क्या करना है, कहाँ कहाँ पे लुब्रिकेशन करना है या लीकेज चेक करना है, कहाँ कहाँ हमने इंस्पेक्शन करना है मशीन के अंदर, और कहाँ हमने टाइट करने की जरूरत है, कसने की जरूरत है डेली मशीन को शुरू करने से पहले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए डेट, मशीन, किस मशीन की बात हो रही है, ऑपरेटर कौन इसको भर रहा है, डेली मशीन के चेक पॉइंट्स होने चाहिए, ऑपरेटर के साइन होने चाहिए, सुपरवाइजर के साइन होने चाहिए आफ्टर वेरिफिकेशन। अब मशीन क्लिट शीट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटर की। पर्पस क्या है इसका, ऑटोनोमस मेंटेनेंस की, स्वयं जो है मशीन मेंटेन रहे, अगर उसको हम डेली मेंटेन रखें। जैसे कि
हम बाइक वगैरह अगर अपनी डेली क्लीन रखें तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है, साफ सुथरी रहती है, खर्चा कम मांगती है। वहीं हम उसको बस रगड़ते रहें तो रास्ते में कहीं भी ले जाकर के खड़ा कर देगी। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, मेंटेनेंस क्लिट शीट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। स्क्रीन के ऊपर आपके मेंटेनेंस चेकलिस्ट यानी कि डेली मशीन चेकलिस्ट, कुछ लोग इसको क्लिट शीट भी कहते हैं, उसका फॉर्मेट आ चुका है। इसमें हमने क्या किया है, सारे टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्शन, टाइटन। जो क्लीनिंग वाले टास्क हैं वो यहाँ लिख दिया हमने कि भाई मशीन की अच्छी तरह सफाई करें, टॉगल पर ऑयल ग्रीज ना हो, ठीक है। ऐसे ही हमने लीकेज और लुब्रिकेशन के पॉइंट डाल दिए, ऐसे ही हमने इंस्पेक्शन के डाल दिए और ऐसे ही हमने टाइटन के डाल दिए। ऊपर मशीन का नाम नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये डेट्स आ गई सारी 1 से 31, यहाँ मंथ आ गया, ठीक है। अब जहां पे 2 शिफ्टें चलती हैं वहां हमने ए और बी की कंबाइंड शीट बना दी। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि भाई सिर्फ ए वाले की जिम्मेदारी है, बी वाला नहीं करेगा, लेकिन दोनों को मेंटेन करनी है मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ठीक है। अब जब ये वाला पॉइंट वो चेक करेगा ऑपरेटर तो उस पर टिक मार देगा कि ओके मिला। अगर ओके नहीं मिलता है तो इसमें क्या करेगा, वह क्रॉस लगाएगा और सुपरवाइजर को भी सूचित करेगा कि भैया ये मशीन के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, शिफ्ट शुरू होते ही ऊपर बताए चेक पॉइंट चेक करें, सही होने पर टिक करें, अन्यथा सही ना होने पर ठीक करने के बाद टिक करें। ये नहीं कि टिक मार दिया, सुपरवाइजर को बता दिया, उसको ठीक भी कराओ। मान लो एक दिन में नहीं हो पा रहा, दूसरे दिन उसको बोलो सुपरवाइजर को, भाई मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से मशीन मेंटेनेंस की डेली चेकशीट आप लोग तैयार कर सकते हो। और लगी कहाँ होनी चाहिए मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ये मशीन के ऊपर लगी होनी चाहिए। भरने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटर की है, ठीक है। कुछ लोग इसको मेंटेनेंस को दे देते हैं, भाई मेंटेनेंस वाला भरेगा, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है उसको क्रॉस चेक करने की, ठीक है। एक टीपीएम का कॉन्सेप्ट है ना, आई ऑपरेट आई मेंटेन। मैं चला रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है ना मेंटेन करने की। मैं अगर बाइक चला रहा हूं तो मेरा पड़ोसी या मेरा बड़ा भाई थोड़ी आएगा उसको साफ करने के लिए, मैं खुद करूंगा ना। तो ऐसे ही ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए मशीन की क्लिट शीट जो है बनाई जाती है और उसको लागू किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ, अगले सिस्टम की तरफ, जो है एनुअल मेंटेनेंस प्लान एंड रिकॉर्ड। मशीन की लिस्ट भी बन गई, ब्रेकडाउन का डेटा भी हमने ब्रेकडाउन स्लिप के थ्रू रिकॉर्ड शुरू कर दिया। उसके बाद हमने डेली की चेकशीट भी बना दी। अब बात आती है बाइक की सर्विसिंग की। जैसे आती है ना कि भाई हर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के बाद बाइक की सर्विस होनी है या गाड़ी की सर्विस होनी है, तो उसके लिए ऐसे ही मशीनों में क्या होता है, एनुअली हम एक प्लान बनाते हैं कि इस मशीन की मैं मेंटेनेंस करूंगा। कुछ मशीनों को हो सकता है क्वार्टरली रिक्वायरमेंट हो, कुछ मशीनों को हो सकता है ईयरली रिक्वायरमेंट हो, कुछ मशीनों को हो सकता है हाफ ईयरली रिक्वायरमेंट हो। ये पता कहां से चलेगा, ये मेंटेनेंस के मैनुअल से पता चलेगा कि कब कब क्या क्या चीज करने की जरूरत है। अब आपकी स्क्रीन के सामने खुला हुआ है एनुअल मेंटेनेंस प्लान का फॉर्मेट। इसके अंदर क्या आ गया, सबसे ऊपर तो नाम आ गया, डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ साइड में आ गया, फिर यहाँ सीरियल नंबर आ गए। सबसे पहले हमने दिया मशीन का नाम, उसकी आईडी, उसके बाद में उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पर है, इन हाउस करेंगे या एएमसी दे रखे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कुछ मशीनें इन हाउस है और ये वाली मशीन हमने जेनसेट एएमसी पे दे रखा है। फिर आ गई फ्रीक्वेंसी, वही क्वार्टरली है या ईयरली है, कुछ क्वार्टरली है कुछ ईयरली आ गए। तो क्वार्टरली के हिसाब से हमने बॉक्स बना दिए। ये वाला जो बॉक्स है ये प्लान का है। जब डन हो जाएगा तो इसको ऐसे टिक कर देंगे। मान लो कि हम उसको उस महीने में नहीं कर पाए, हमने रीप्लान करना पड़ गया, तो इस तरीके से इसको शिफ्ट करेंगे और उसको ट्रायंगल बना देंगे कि भाई ये मशीन जो है रीप्लान हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्लान का फॉर्मेट। अब है अगला जो फॉर्मेट, वह है ब्रेकडाउन रजिस्टर का फॉर्मेट। जो हमने डेटा सारा टीटी स्लिप में भरा था, ब्रेकडाउन स्लिप के अंदर भरा था, वो सारा उतर करके कहाँ आएगा, ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर। वही सारे ऑलमोस्ट कॉलम है इसके अंदर। ऊपर नाम आ गया फॉर्मेट का, उसके बाद में ब्रेकडाउन प्रिवेंटिव है या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन स्टार्ट की डेट, टाइम, मशीन नंबर, ब्रेकडाउन स्लिप नंबर, ब्रेकडाउन की डिटेल, क्या आपने एक्शन लिया, किसने ठीक किया, कितने पैसे लगे, मशीन कब ठीक हुई, उसका डेट और उसका समय,
टोटल ब्रेकडाउन टाइम कितना रहा, यहाँ पर साइन कराएंगे किसके, प्रोडक्शन के, और यहाँ किसके कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे मेंटेनेंस के, कि हाँ भाई ये ठीक हो गया। अगर हम इसको हार्ड में भर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट सॉफ्ट में चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है। इतने पोथी तैयार होती जाती है, कागज बनते जाते हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि डेटा सॉफ्ट में नहीं होता। जब सॉफ्ट में होगा तो आप डेटा को एनालाइज कर पाओगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई रिमार्क्स, कुछ लिखना चाहो कि भाई मशीन चालू तो हो गई लेकिन ठीक नहीं हुई, वो चीजें आप यहाँ पर चला सकते हो। इसी तरीके से क्या होता है, मशीन का हिस्ट्री कार्ड भी बनता है। ब्रेकडाउन रजिस्टर में तो क्या हो रहा है, सारा डेटा एक ही शीट में आ रहा है। हिस्ट्री कार्ड में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट का नाम चेंज हो जाएगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड, और ऊपर आ जाएगा मशीन नंबर, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन, और उसमें सिर्फ जो मान लो मशीन नंबर CNC 01 है तो CNC 01 की ही डिटेल होंगी, और किसी मशीन की डिटेल नहीं होंगी उसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्मेट, अगले सिस्टम की तरफ। अगला सिस्टम है हमारा MTTR और MTBF। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं MTTR के ऊपर, उनको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है MTTR और MTBF के ऊपर, यहाँ पे हम शॉर्ट में समझेंगे। MTTR होता है मेरा मीन टाइम टू रिपेयर, ठीक है, और MTBF होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो जैसा कि इनके नाम में ही परिभाषा छुपी है, अगर आप अंग्रेजी सही से समझते हो तो उसका तोड़ ही यह है कि जो नाम है उसी के अंदर मैक्सिमम चीजें छुपी होती हैं। तो मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि मीन टाइम कितना लग रहा है किसी ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में, उसको हम बोलते हैं MTTR। कि भाई कोई फेलियर हुआ शुरू और कोई खत्म हुआ, इसके बीच में कितना समय लगा, उसको मीन टाइम टू रिपेयर करेंगे। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर टोटल जो ब्रेकडाउन टाइम रहा वो कितना रहा, 100 घंटे रहा, ठीक है, और उस दौरान क्या हुआ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हुए, 2 हुए। तो मेरा जो MTTR है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। तो यहां इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 आवर्स, यानी कि मुझे लगभग 50 घंटे लगते हैं किसी भी ब्रेकडाउन को ठीक करने में, ठीक है। ऐसे ही होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये हो गया उसको ठीक करने में समय कितना लग रहा है, ये हो गया कि एक ब्रेकडाउन से दूसरे ब्रेकडाउन के बीच में कितना समय है, मतलब हर कितने घंटे के बाद एक ब्रेकडाउन हो जाता है। उसको निकालने का तरीका क्या है कि अवेलेबल टाइम कितना था आपके पास माइनस BT टाइम, ठीक है, और यहां पर हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स या नंबर ऑफ डबल टिकट, ठीक है। तो ये जो 2 ब्रेकडाउन हुए, मान लो कि इस महीने में मेरे अवेलेबल टाइम मेरे पास था 1000 घंटे, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया 100 घंटे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1000, ये आ गया मेरा 900 डिवाइडेड बाय 2। तो हर 450 घंटे के बाद मेरी मशीन ब्रेकडाउन हो गई। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, MTTR को डाउन करना, कि जितना कम से कम समय के अंदर मशीन ठीक होगी उतना बढ़िया है, और MTBF को अप करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय के अंतराल के बाद फेलियर कोई भी होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले सिस्टम, और जो सबसे आखिरी हमारा सिस्टम है, तरीका है, और जो सबसे जरूरी है, जो कोई नहीं करता। हम सब कुछ कर लेते हैं, सारे कागज बना लेते हैं, लेकिन उस डेटा का करना क्या है, सब कंफ्यूज्ड है। बस ऑडिटर ने बोल दिया रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अरे भाई ऑडिटर एक्चुअली क्या है, हम ऑडिट को लेते हैं जैसे पुलिस है ना, पुलिस ऑडिट को लेते हैं पुलिस की तरह, कि पुलिस नाके पे खड़ी है तो हेलमेट लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही ऑडिटर है भैया, यार पास कराना है बस, नहीं तो सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर हम उसको ऑडिट को ले एज ए इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, या सिस्टम डेवलपमेंट, तो उससे हमारा कहीं ज्यादा फायदा होगा, ठीक है।
तो हम ये सारे काम करते भी हैं, ब्रेक डाउन का डेटा भी बनाते हैं, प्रिवेंटिव का प्लान भी बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं करते, एक्चुअल में एनालिसिस नहीं करते। तो वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास एक डैशबोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड किसी में भी बन सकता है, एक्सेल में भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, या आप गूगल शीट में तैयार कर सकते हो, या किसी और कोई सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हो, ठीक है। डैशबोर्ड बेसिकली क्या है कि जो आपको एक झटके में आपका पूरा डेटा एनालाइज करके दे दे। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनकी ना तो कोई ट्रेनिंग हुई है डेटा एनालिसिस को लेकर के, ना उन्हें कोई एक्सेल ढंग से आता है। चलो एक्सेल की बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, हमने AYT कंप्यूटरेसी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल, गूगल शीट, पावर पॉइंट, बेसिकली जो एक प्रोफेशनल को या स्टूडेंट को काम करने के लिए फॉर्मेट सिस्टम सारी चीजें चाहिए, जो उनको मतलब फॉर्मूलेज आने चाहिए, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, ग्राफ बनाने आने चाहिए, चार्ट बनाने आने चाहिए, वो हम वहां पर सिखा रहे हैं। वीडियो उसमें रेगुलर्स आ रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर के, अगर आपका एक्सेल वीक है या गूगल शीट वीक है या पावर पॉइंट वीक है, वो जाकर के आप सब्सक्राइब करो और उस पर रेगुलर अपडेट लेते रहो। कंटिन्यू करते हैं। तो होता क्या है कि ये सब लोग वीक है एक्सेल में, एनालिसिस में, तो इसलिए आधा अधूरा डेटा बनता है, या ऑडिटर ने जो बोल दिया वह बन गया, हमें पता ही नहीं उस डेटा का क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना, कि हम सिर्फ एक बार डेटा फीड कर दे, बाकी काम कंप्यूटर अपने आप करे, हम क्यों दिमाग लगाएं उसमें। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, डैशबोर्ड्स। जैसा आपको स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक डैशबोर्ड का फॉर्मेट है, जिसके अंदर सारा मशीन का ट्री मैप बना हुआ है, ब्रेक डाउन के आवर्स आ रहे हैं, ब्रेक डाउन की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर मंथ वाइज पूरा एनालिसिस भी आ रहा है, यहाँ डिटेल भी आ रही है, और यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे डेट्स, मशीन नंबर, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन एटसेट्रा। तो ये किस लिए है, एनालिसिस के लिए है। अभी मैं आपको एक लाइव डैशबोर्ड दिखाऊंगा, ठीक है, कि जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, जब वो आप डेटा एक फीड कर दोगे सिस्टम के अंदर, डेटा डाल दोगे, सिस्टम भी क्या है, एक सिर्फ एक आपको फॉर्म भरना है या शीट भरना है, और ये इस तरीके का सुंदर सा डैशबोर्ड आपका तैयार हो सकता है। तो डैशबोर्ड देख लेते हैं। पर्पस क्या होता है डैशबोर्ड का, कि ये निकालना कि हमारे टॉप ब्रेकडाउन्स कौन कौन से जा रहे हैं, ठीक है, टॉप प्रॉब्लम्स क्या क्या बार बार रिपीट हो रही हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या लग रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई मेंटेनेंस का जो KPI है उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए MTTR आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए MTBF आना चाहिए, ठीक है, BD आवर्स आने चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस की कॉस्ट आनी चाहिए, ऑन टाइम जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आनी चाहिए, ठीक है, स्पेयर पार्ट कंजम्पशन आना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली KPIs या टारगेट होने चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। टारगेट तो दे दी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, एनालिसिस, ठीक जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा एक डैशबोर्ड से, ठीक है। तो अब एक डैशबोर्ड देख लेते हैं कि एक मेंटेनेंस का सिंपल सा, इसके अंदर हमारा सारा पर्पस सॉल्व होता है। डैशबोर्ड दिखता कैसा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डैशबोर्ड आ चुका है, जिसके अंदर मैंने बहुत ही ना के बराबर डेटा फील्ड किया है, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है मशीन BD ट्री मैप। ट्री मैप का मतलब है कि जिस मशीन का बॉक्स सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन में गई है। इसके बाद यहाँ आपको डिटेल दिख रही है मशीन वाइज ब्रेकडाउन आवर्स की, भाई मशीन नंबर ये, टोटल ब्रेकडाउन आवर्स इतना, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इतना, मेंटेनेंस कॉस्ट इस पे इतनी लगी। या टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दिख रहा है प्रिवेंटिव इलेक्ट्रिकल, हमने प्रिवेंटिव को भी एक तरीके से लॉस में ले लिया कि भाई उसमें कितना टाइम लग रहा है, इसको हम वहां से कैटेगरी को हटा भी सकते हैं, हटाना चाहें तो। उसके बाद में यहाँ पे जो जो ब्रेकडाउन हुए हैं उनकी पूरी समरी आ गई कि क्या क्या ब्रेकडाउन्स हुए। यहाँ तो क्या है, एक समरी दिख रही है, यहाँ डिटेल में सारी चीजें आ गई, ब्रेकडाउन कब शुरू हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, क्या रिपेयर रिप्लेसमेंट हुई, कब खत्म हुआ, किसने ठीक किया,
ब्रेकडाउन आवर कितने लगे उसके अंदर, उसकी कॉस्ट कितनी गई। उसके बाद यहाँ पर आ गया मंथ वाइज बीडी आवर्स, जैसे आपको यहाँ अक्टूबर महीने में दिख रहा है 2.38, तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा मंथ वाइज यहाँ पर बीडी आवर्स आते जाएंगे। ऐसे ही मंथ वाइज यहाँ पे मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट आती जाएगी कि भाई 300 रुपये लगे अक्टूबर में, नवंबर में 3000 लग गए, तो आप एनालाइज कर पाओगे ना, तभी तो एक्शन ले पाओगे। ऐसे ही मशीन की बीडी आवर्स आ गए मशीन वाइज, ये तो थे हमारे मंथ वाइज, ये मशीन वाइज आ गए, भाई किस मशीन में सबसे ज्यादा अभी तक ब्रेकडाउन रहे हैं। ऐसी मशीन वाइज मेंटेनेंस की कॉस्ट आ गई। अब ये क्या है, ये पूरा डेटा इंटरेक्टिव भी है। जब यहाँ पर आप कुछ डेट वगैरह सिलेक्ट करोगे दिस मंथ, तो ये दिस मंथ का ही डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब आप इसमें लास्ट मंथ कर दोगे तो ये लास्ट मंथ का डेटा दिखाएगा। आपको देखना है सिर्फ 5 नंबर मशीन का, तो 5 नंबर पर सेलेक्ट करो, 5 नंबर मशीन का डेटा दिखा देगा, ठीक है। आपको देखना है ब्रेकडाउन टाइप वाइज कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकल का डेटा दिखा देगा, ठीक है। और यहीं से हमने क्या कर रखा है, सारा मशीन हिस्ट्री कार्ड वगैरह भी हमारे ऑटोमेटिक है। और ये चीजें आ कहां से नहीं है, हमने एक डेटा चढ़ाया, मेंटेनेंस का डेटा अपडेट किया, उसके अंदर हमने डाला मशीन का नाम, ब्रेकडाउन स्टार्ट, प्रॉब्लम ऑब्जर्व, वो भी एक फॉर्म के थ्रू डाला, और यहाँ पर सारी चीजें अपने आप अपडेट हो गई। इसी से मेरा मशीन हिस्ट्री कार्ड भी बन गया कि मेरे को किसी एक स्पेसिफिक मशीन का ही डेटा देखना है। जैसे यहाँ पर आप देखो 6 नंबर मशीन में प्रॉब्लम आई, मैंने 6 नंबर मशीन सेलेक्ट किया, तो ये 6 नंबर मशीन का डेटा आ गया। 5 नंबर सेलेक्ट किया तो 5 नंबर मशीन का डेटा आ गया। यहीं पर इंडिविजुअल भी है, 1 नंबर 5 नंबर इंडिविजुअली देखना चाहूँ इंडिविजुअली भी देख सकता हूँ, मास्टर है मास्टर के अंदर भी देख सकता हूँ। अब इसमें एक और चीज रह गई, वो क्या है, हमारा MTTR MTBF भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको पूरे ग्राफ बन करके मंथ वाइज दिख रहे हैं कि भाई फेब मंथ में क्या MTTR रहा, मार्च में क्या रहा, ऐसे ही MTBF भी सारा बन करके तैयार हो रहा है। अब इसमें क्या है कि मैनेजमेंट को कितनी देर लगेगी, मैनेजमेंट को इसमें ना के बराबर देर लगेगी, और मैनेजमेंट खटाक से जो है कोई भी डेटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लेगा और परफेक्टली उस डेटा पे एक्शन ले पाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको सारी चीजें बताई हैं, आप यहां से देख करके पूरा सीख सकते हो, बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्मेट सारे चाहिए डैशबोर्ड के अलावा, ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, इसके अलावा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉर्मेट सारे यूज होते हैं रेडी टू यूज, वो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उस पर एक हमने कोर्स बना करके डाला हुआ है मेंटेनेंस सिस्टम्स के नाम से, मेंटेनेंस फॉर्मेट्स के नाम से। आप वहां से आकर के वह बाय कर सकते हो और इसको खरीद सकते हो रेडी टू यूज, या फिर दूसरा तरीका है आप यहां से देख करके बना सकते हो। अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं मशीन की, मशीन ब्रेकडाउन की, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट की, जो मैंने आपको अभी दिखाया। अगर ये भी आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा सिर्फ गूगल शीट में। मैं अभी आपको बता दूं, हमने एक्सेल में इसको रेडी नहीं किया है। गूगल शीट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें नीचे जो व्हाट्सएप दिया हुआ है नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम आपको इसकी एक जो जेन्युइन कॉस्ट होगी वो आपको बता देंगे, और इसको आपके यहाँ पर एज इट इज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड, वो भी बिल्कुल ऑटोमेटेड और वो भी क्लाउड के ऊपर। तो अगर आप एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि आप जो मशीन मेंटेनेंस का डेटा है उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि कौन सी मशीन्स आपकी ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हो रही हैं, रिपीटेड इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, आपका ब्रेकडाउन लॉस कितना हो रहा है, कितने स्पेयर पार्ट लग रहे हैं, स्पेयर पार्ट में कितनी कॉस्टिंग जा रही है, प्लस जो आप ब्रेकडाउन रजिस्टर है अभी भी देसी तरीके से भर रहे हो, देसी तरीके से इन द सेंस कि आप उसको रजिस्टर में भर रहे हो। फिर मशीन हिस्ट्री कार्ड तो भूल ही जाओ बनाना कि भैया एक बार जो है ब्रेकडाउन रजिस्टर भरो, फिर उसमें से देख के हिस्ट्री कार्ड भरो, तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, जहाँ पे मान लो 200-250 मशीन हो और सब कुछ मैनुअली चल रहा हो। तो उन्हीं सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड सिस्टम डिज़ाइन किया है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम समझते हैं कि इसमें
आप कैसे डेटा को रिकॉर्ड कर पाओगे, कैसे उसको एनालाइज कर पाओगे और कैसे डेटा एक प्रॉपर इस वे में आप देख पाओ कि जिससे आप एक रिजल्ट ले सको कि हम डेटा रिकॉर्ड क्यों करते हैं। कागज़ काले करने के लिए नहीं, हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं एनालिसिस के लिए कि भाई उसको एनालाइज किया जा सके, उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पहले डैशबोर्ड की। आपकी स्क्रीन पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें हमने क्या किया है, आपको मशीन वाइज ब्रेकडाउन का ट्री मैप है। ट्री मैप बोले तो कि जितना बड़ा बॉक्स उतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे मशीन ब्रेकडाउन आवर्स और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, ताकि आप एक्शन ये ले सको कि किस कैटेगरी का ब्रेकडाउन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। देन आपकी मंथ वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन की मेंटेनेंस की कॉस्ट और मंथ वाइज ब्रेकडाउन्स के आवर्स ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर हो गई हमारी ब्रेकडाउन की डिटेल समरी जिसके अंदर आपको पूरी समरी दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में हमें दिखाई दे रहा है टॉप 20 मशीन्स जो कि जिनके अंदर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन आवर्स और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। अभी सिर्फ आपको 2 इसलिए दिख रही हैं कि हमारा डेटा कम है। अब ये काम कैसे करेगा, सपोज़ आपको कुछ स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना है, हमें जैसे 1 जनवरी से अभी तक का डेटा देखना है, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे। ये आपने डेट सेलेक्ट करी, अप्लाई किया, तो ये जो ग्राफ है पूरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा 1 जनवरी से लेकर के करंट डेट तक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने बहुत सारे फिल्टर्स हैं अपने, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 डेज, 28 डेज, 30 डेज, टुडे, येस्टरडे, जो आप चाहो वो अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर देते हो। ठीक है, बहरहाल इसको हम 1 जनवरी से 19 फेब तक रखते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ चेंज किया तो ये सारा ग्राफ आपस में बदल गए। ठीक है, तो जैसे पहले जनवरी की कॉस्ट नहीं आ रही थी, अब जनवरी की कॉस्ट भी आ गई। फेब की कॉस्ट तो आ ही रही थी, जनवरी के ब्रेकडाउन आ गए, फेब के ब्रेकडाउन आ गए, साथ ही यहाँ पे जो ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स आ गई। और ये हमारी टॉप 20 मशीन्स, अभी इसमें 3 ब्रेकडाउन ही डले हैं 3 मशीनों के, तो इसलिए सिर्फ 3 मशीनें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इसमें क्या और मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे आपको सपोज सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन देखना है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब सारा डेटा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के हिसाब से हो गया। ठीक है, सपोज़ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से देखना है, तो आप यहाँ से मशीन सेलेक्ट कर सकते हो कि PPT2 आपने सेलेक्ट किया तो PP02 के ब्रेकडाउन्स आ गए कि भैया इसमें 2 ब्रेकडाउन हुए हैं, टोटल 12 घंटे का लॉस हुआ है, एक मैकेनिकल रहा है, एक इलेक्ट्रिकल रहा है। कॉस्ट इसमें फरवरी में 10,500 रुपये लगी और 12 घंटे का ब्रेकडाउन रहा। क्या ब्रेकडाउन रहे वो यहाँ पर डिटेल आ गई, कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक क्या प्रॉब्लम थी, सारी डिटेल्स आ गई, नीचे समरी आ गई और यहाँ पर उसका चार्ट आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा से वापस कर देते हैं। अब एक और इसमें मज़ेदार चीज़ है कि ये आपस में पूरा ग्राफ इंटरेक्टिव ग्राफ है। आप कहीं भी किसी भी ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा अपने आप खुद ब खुद बदल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं PP02 पे अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने PP02 पे क्लिक किया तो सारा जो डेटा है PP02 के हिसाब से ही फिल्टर हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर PP5 पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो PP5 के हिसाब से अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं किसी भी जो मेरा चार्ट है किसी पे भी अपडेट क्लिक करूँगा तो वो सारा डेटा उस हिसाब से अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल पे क्लिक किया तो अब सारे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स की समरी आ गई। और आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो रिपोर्ट को। आप यहाँ जाओगे, ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट करना है और इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो। डाउनलोड जब रिपोर्ट कर रहे हो एक ऑप्शन है पासवर्ड का, आपने डाउनलोड किया यहाँ से तो ये हमारी रिपोर्ट जो है PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। अभी दिखा देते हैं आपको, ये प्रिपेयरिंग PDF आ रहा है, ये हमारी रिपोर्ट विदिन सेकेंड्स इस तरीके से डाउनलोड हो गई। आपको किसी को रिपोर्ट भेजनी है, आपको कोई मंथली एनालिसिस करना है, वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यही प्रॉब्लम रहती है ना कि डेटा नहीं बन पाता। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे ये हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ब्रेकडाउन की समरी है।
आप चाहते हो ये मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूँ, तो राइट क्लिक किया, आपने एक्सपोर्ट किया, CSV एक्सेल किया और एक्सेल में चले गए। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो एक्सेल में आ गई। ब्रेकडाउन की ये जो 2 ब्रेकडाउन्स आपको दिख रहे हैं, ये हमें अब एक्सेल में भी मिल जाएगी रिपोर्ट कि भैया मुझे अपना जो ओरिजिनल डेटा है उसको नहीं छेड़ना और इसमें कुछ वर्किंग करनी है। तो ये पूरा जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स की जो डिटेल थी वो सारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? काम ये बड़ी सिंपल तरीके से करता है पूरा सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इस तरीके से एक शीट क्रिएट कर रखी है मास्टर की, कि मास्टर ब्रेकडाउन फॉर्म है, एक मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है, ब्रेकडाउन रजिस्टर है, मशीन हिस्ट्री कार्ड है और मेंटेनेंस डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, फॉर्म की, जिससे ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो एक फॉर्म खुलता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर इसको रीसेट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमने रीसेट कर दिया, 1 से 19 फेब तक है। तो इसमें अब दिखा रहा है 4 ब्रेकडाउन्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपको डेटा पंच करना है सिर्फ, और कहीं नहीं जाना। जैसे मैं अगर आज की बात करूं कि भैया, या कल की बात करूं, 19 को एक प्रॉब्लम आई, किस में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आ गई मशीन नंबर 6 में। ड्रॉप डाउन से सारी मशीनें आ रही हैं, आपने सेलेक्ट करी। टाइप ऑफ ब्रेकडाउन क्या था, उसका था मैकेनिकल। ठीक है, कब प्रॉब्लम आई, 19 तारीख को प्रॉब्लम आई 2 बजे से लेकर के। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, उसकी की ब्रोकन हो गई, पावर प्रेस की जो है वो ब्रोकन हो गई। किसने रिपोर्ट करी, कबीर सिंह ने रिपोर्ट करी। प्रॉब्लम क्या था, अभी तो कुछ भी डाल देते हैं कि ओवरलोड हो गया, इस वजह से जो है की ब्रोक हो गई। एक्शन क्या किया, न्यू की रिप्लेस्ड या चेंज। ठीक है, क्या लगा इसमें, की लगी। कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1500 रुपये जो है की के, और मान लो 1000 रुपये बंदे ने आने के लिए ठीक करने के, तो आपने डाल दिया यहाँ 2500 रुपये। प्रॉब्लम कब ठीक हुई, 19 तारीख को प्रॉब्लम ठीक हुई शाम को 5 बजे। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो वो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो कि ब्रेकडाउन स्लिप की रिपोर्ट है। यहाँ से हम गए और यहाँ अभी मैं रेंडमली कोई भी फाइल डाल देता हूँ, यही जो हमने अभी डाउनलोड करी थी रिपोर्ट, इसी को ही अपलोड करा देता हूँ। तो आप फोटो भी खींच सकते हो और कंप्यूटर से भी ले सकते हो, और ये फॉर्म जो है मोबाइल से इजीली भरा जा सकता है। अब मेंटेनेंस किसने करी, श्याम सिंह ने करी, और इसको हमने कर दिया सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सबमिट किया तो हमारा ये डेटा उठ के कहाँ चला गया, ब्रेकडाउन रजिस्टर में। ये देखो, अभी जैसे हमने जो एंट्री करी 19 तारीख की PP6 मैकेनिकल ब्रेकडाउन, 19 तारीख 2 बजे से लेकर के की ब्रोकन हो गई थी ओवरलोड की वजह से। ठीक है, पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर इसने उठा ली कि 3 घंटे का ब्रेकडाउन रहा। और ये जो रिपोर्ट हमने अपलोड करी थी, यहाँ से क्लिक करी और ये रिपोर्ट हमें इजीली यहाँ पर दिख गई कि भाई ये वाली मेरी रिपोर्ट थी इसकी मेंटेनेंस की। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ डाला तो एक तो ये ब्रेकडाउन रजिस्टर ऑटोमेटिकली बन गया कि आपको ब्रेकडाउन रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर है वो तैयार हो रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम IATF अप्रूव्ड है एक तरीके से, कि हमने इससे IATF की भी ऑडिट में दिखाया हुआ है और इसको ऑडिटर ने बिल्कुल पास किया है, इसमें कोई कमी बेशी उन्होंने नहीं बताई। ठीक है, तो जैसे ही आपने ब्रेकडाउन रजिस्टर अपडेट हुआ, उसी के बेस पे जो हमारा ये डैशबोर्ड है वो भी अपडेट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो यहाँ 4 ब्रेकडाउन थे, अब हमारे हो गए 5 ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये वाला जो PP6 का ब्रेकडाउन है यहाँ पर अपडेट हो गया, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल में भी आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ऑटोमेटिकली सारा डैशबोर्ड अपडेट हो गया, सिर्फ एक फॉर्म पंच करने थे। ठीक है, इसमें क्या है, सिंकिंग टाइम थोड़ा सा लगता है, जब आप फॉर्म पंच करते हो तो डैशबोर्ड में आने में 15 मिनट के आसपास लगते हैं, ऑटो जो है रिफ्रेश होने में डेटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हमारा क्या हुआ, मशीन हिस्ट्री कार्ड भी मेरा तैयार ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। आपको अलग से कोई हिस्ट्री कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मशीन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी हमने PP6 की प्रॉब्लम डाली, तो मैंने PP6 सिलेक्ट किया तो PP6 की यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि भाई 19 तारीख को किरी ब्लॉक हुई थी, कबीर सिंह ओवरलोड, और ये मशीन की डिटेल्स भी सारी आ गई। ऐसी अगर मैं PP02 का देखना चाहूँ तो उसमें अभी तक 2 ब्रेकडाउन हुए हैं। जो ब्रेकडाउन हुए हैं
वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते ही सारा का सारा जो डेटा है आपका तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये डैशबोर्ड बनेगा कैसे, सर ये डैशबोर्ड बनेगा कैसे। तो जब हम उसको डेवलपमेंट की कॉस्ट बताते हैं तो लोगों को थोड़ा वो लगा कि भाई इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, और जबकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई हमारी भी टाइम इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमारी जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी जो ऐप है, उसके ऊपर हमने एक कोर्स बना करके डाल दिया है, लर्न टू मेक ऑटोमेटेड मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड विच इज़ पेपरलेस एंड गूगल बेस। हाँ, आपको मैं क्लियर कर दूं, ये चलेगा सिर्फ गूगल के ऊपर ही चलेगा, यानी कि जीमेल ID आपको चाहिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आपको इसके लिए 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कि गूगल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जीमेल ID का अगर कोई पैसे देते हो तो वही देना है, अदरवाइज़ आप फ्री वाली जीमेल ID चलाते हो तो उस पर भी चल जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, कोर्स के अंदर टोटल हमने 8 वीडियोस डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ हमने जैसे कि पूरा मेंटेनेंस डैशबोर्ड कैसे काम करेगा, ब्रेकडाउन फॉर्म कैसे काम करेगा, रजिस्टर कैसे काम करेगा, या आपको कैसे डिज़ाइन करना है, डैशबोर्ड का एनालिसिस कैसे करना है, और इस डैशबोर्ड से ऑटो मेल भी चली जाती है कि आपको डेली की मेलिंग भी चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये आपको डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करना है तो आप कैसे शेयर करोगे। तो हमने ये क्या किया है कि ये पूरा का पूरा कोर्स बना करके अपनी ऐप AYT इंडिया अकेडमी ऐप के ऊपर डाल दिया है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जा करके वहाँ से बाय कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दिया है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसलिए कम है, आने वाले टाइम पे ये प्राइस शूट होगा, बढ़ेगा, वो बढ़ना ही है। अभी क्या है, हमने स्टार्ट किया है कोर्स तो इसलिए ये इस तरीके से है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको ये डैशबोर्ड बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद से बना के सीखना है, क्योंकि इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि हम आपको मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि मछली आपको देने की सीधा ली और खा ली। कि भैया आपको फिशिंग सीखनी है, आपको खुद डैशबोर्ड बनाना सीखना है, जिससे कि आपको अगर कोई प्रोडक्शन का भी डैशबोर्ड बनाना है वो भी बना सको, क्वालिटी का कोई डैशबोर्ड बनाना है तो यहाँ से सीख के उसी से थोड़ा आइडिया लेकर के वो भी आप प्रिपेयर कर सको। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि डैशबोर्ड आपको खुद बनाना है, ये वाला डिज़ाइन करके, कहाँ से, जो हमने कंटेंट के अंदर वीडियो डाली है। और ये वाली जो शीट है जिसके अंदर सारे मास्टर फाइल्स हैं, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है, ब्रेकडाउन रजिस्टर है, मशीन हिस्ट्री कार्ड है, ये आपको एज ए टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनसे आप देख सकते हो। बाकी हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई हुई हैं, तो आप क्या है फुल प्रूफिंग में आप इसको बना पाओगे। 2.5 घंटे की वीडियो है, तो साथ के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे आपका 1 दिन के अंदर पूरा डैशबोर्ड जो है तरीके से तैयार हो जाएगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें जो सबसे पहली चीज या आमतौर पे सबसे कॉमन चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या फर्क होता है। दोस्तों जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेते हैं कि हमें हर 6 महीने में या साल में या हर 3 महीने में हमें क्या करना है, मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि मशीन में कोई खराबी ना हो, उससे पहले ही उसको हम मेंटेन कर लें, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा जो टर्म है वो होता है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि जब मशीन चल रही होती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आवाज देना शुरू कर देंगी, या कोई बेरिंग हो गया वो ज्यादा गर्म होना शुरू हो गया, या जो मशीन का स्पिंडल है वो सही नहीं चल रहा, वो कुछ साउंड पैदा कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी मशीन खराब होने वाली है और उस पर हम एक्शन ले लें। तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो आपसे कोई पूछे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या फर्क है तो ये आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर। इसके बाद जो आती है वो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है,
जब मशीन एकदम खराब हो जाती है, मशीन खड़ी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके पास बाइक है, आप रास्ते पे जा रहे हो और बाइक चलते चलते बीच में रुक गई, तो ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जब आप बाइक को सर्विस के लिए लेके जाते हो तो ये क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जब आपकी चेन आवाज करने लगती है तो क्या मतलब हुआ कि चेन कट गई है या चेन टूट सकती है किसी भी वक्त, ये क्या हो गया? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये तीनों तरीके की मेंटेनेंस आपको पता होनी चाहिए और कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है। दूसरी जो अहम चीज इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि जो MTTR है या MTBF है वो क्या होता है, वो और हम MTTR और MTBF कैसे कैलकुलेट करें। तो MTTR का मतलब होता है मीन टाइम टू रिपेयर और MTBF का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब है कि जब कोई ब्रेकडाउन हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए मीन टाइम क्या लगा, उसको हम बोलेंगे मीन टाइम टू रिपेयर। और MTBF है कि 2 ब्रेकडाउन, जब हमारे कंपनी के अंदर मान लीजिए कि 10 ब्रेकडाउन हुए और उन 10 में से हर एक के बीच में डिफरेंस कितना था, टाइम डिफरेंस कितना था ब्रेकडाउन होने से पहले, मीन टाइम डिफरेंस कितना था, उसको हम बोलते हैं MTBF। आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है MTTR और MTBF के बारे में तो आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी MTTR और MTBF के बारे में वीडियो बना के डाली हुई है। इसके बाद जो है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि TPM क्या होता है। दोस्तों TPM शब्द या TPM मेथड किसी भी मेंटेनेंस सुपरवाइजर या इंजीनियर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। TPM का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कि हम मशीन को ऐसे मेंटेन करें कि वो जैसे स्टार्टिंग में आई थी, जैसा वो तब प्रोडक्शन क्वालिटी देती थी, वो आज भी ऐसे ही प्रोडक्शन और क्वालिटी दे रही है। तो हमारी कंपनी के अंदर TPM इंप्लीमेंटेड है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि TPM के कितने पिलर होते हैं। तो TPM के 8 पिलर होते हैं। अब 8 पिलर को आपको अगर जानना है और TPM के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि TPM इन डिटेल और TPM के 8 पिलर्स क्या क्या हैं। इसके बाद आपको कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अपडेट रखनी है, जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है मशीन डेली मेंटेनेंस चेक शीट, जिसको हम मशीन क्लिक शीट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है कि हम जब मशीन को शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जर्नल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाले पॉइंट जो है वो प्रॉपरली सारे चेक करे, उनको टिक मार्क करे मशीन चेक शीट के अंदर, उसके बाद ही मशीन चलाए। और मेंटेनेंस सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर चेक शीट को और हर मशीन को वेरीफाई करे कि ऑपरेटर ने जो उसके अंदर टिक किया है क्या वो उसने एक्चुअल में अपनी मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। दूसरी जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि ब्रेकडाउन स्लिप या ट्रबल टिकट स्लिप क्या होती है। दोस्तों जब कभी भी मशीन के अंदर ब्रेकडाउन आता है तो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो इन्फॉर्म करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, और जो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो जाती है ब्रेकडाउन स्लिप के थ्रू। उसमें वो प्रोडक्शन वाला भर के देगा कि मेरी मशीन के ऊपर ये खराबी हो गई है और ये इतने बजे से खराब खड़ी है, और मेंटेनेंस टीम को हैंड ओवर कर देगा। इसके बाद तीसरी चीज आती है वो आती है ब्रेकडाउन रजिस्टर या ब्रेकडाउन लॉगबुक। इसके अंदर आपको क्या करना है, वो जितने भी ब्रेकडाउन आपने कंपनी के अंदर हो रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करना है कि किस किस मशीन में कब कब ब्रेकडाउन हुआ। तो इस तरीके से आपको एक ब्रेकडाउन की समरी बनानी है ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर। दोस्तों ये जो वीडियो है सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग इंटरव्यू क्लियर कर सकें, इसका मकसद ये भी है कि आप लोग जो एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर भी आप मेंटेनेंस के जो सिस्टम्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकें और कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। इसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है या बेसिक
सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है वो आती है मशीन हिस्ट्री कार्ड। जिस तरीके से ब्रेकडाउन रजिस्टर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी ब्रेकडाउन्स की समरी बनाते हैं कि कब कब कौन कौन सा ब्रेकडाउन हुआ था। और जो मशीन हिस्ट्री कार्ड है वो होता है इंडिविजुअल मशीन का या इंडिविजुअल इक्विपमेंट का। मशीन हिस्ट्री कार्ड के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक मशीन से रिलेटेड ही हिस्ट्री अपडेट होगी कि उस मशीन पे कब कब ब्रेकडाउन हुआ, कब कब उस पे हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। इसके बाद जो हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है वो आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट। जैसे कि एक डेली की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट होती है, ऐसे ही जो हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली जो भी हम मशीन के ऊपर मेंटेनेंस करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट। वो भी आपके पास हर मशीन की होनी चाहिए कि आपको हर 3 महीने में या हर 6 महीने में मशीन के ऊपर प्रिवेंटिव से रिलेटेड क्या क्या काम करने हैं। इसके बाद जो अगला सिस्टम है या अगला फॉर्मेट या अगला डॉक्यूमेंट है वो होता है हमारा स्पेयर पार्ट्स प्लानिंग। स्पेयर पार्ट प्लानिंग के अंदर आपको क्या करना है कि जो आपके क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिकल स्पेयर पार्ट प्लानिंग भी बोलते हैं, कि ऐसे स्पेयर पार्ट अगर अवेलेबल ना हो तो आपकी मशीन एकदम से खड़ी हो जाएगी और अगर बंदा मार्केट में जाए तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। तो आपने क्या करना है, एक स्पेयर पार्ट प्लानिंग करनी है कि किस किस मशीन के ऊपर क्या क्या पार्ट क्रिटिकल है और उनको अपने स्टॉक के अंदर रखना है ताकि आपको एकदम से मार्केट में ना भागना पड़े और आपका टाइम लॉस कम से कम हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा DigiSat लॉगबुक। DigiSat लॉगबुक क्या होती है, इसके अंदर हमें हमारा जनरेटर कब कब चला, उसके अंदर कितना डीजल डला, कब कब उसका ऑयल चेंज हुआ, कब कब उसकी सर्विसिंग हुई, तो वो हमें सारा रिकॉर्ड रखना है डीजी लॉगबुक के अंदर, जिससे कि हम पूरी हिस्ट्री देख सकें अपने जनरेटर की कि कब कब वो चला है, उसने तेल कितना पिया है और उसकी सर्विसिंग कब हुई है और उसके कितने रनिंग आवर्स हैं। इसके बाद है हमारा बॉयलर लॉगबुक। जिन कंपनीज के अंदर बॉयलर लगे हुए हैं, सिमिलर टू द डीजी लॉगबुक आपने बॉयलर का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने उसके अंदर कब कब फ्यूल डाला, आइदर वो वुड था या जो भी फॉर्म ऑफ आप फ्यूल यूज कर रहे हैं कि आपने कब कब उसके अंदर फ्यूल डाला, हमारा जो बॉयलर है कब कब चला, कितना चला और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब कब हुई, तो आपने वो बॉयलर लॉगबुक के अंदर मेंटेन करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान के अंदर आपको क्या करना है कि आपकी मशीन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस मशीन के ऊपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, किस किस महीने में करना है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, प्लान और एक्चुअल रिकॉर्ड करेंगे कि किस मशीन का कब आपने प्लान किया था प्रिवेंटिव करने का और कब आपने उसको एक्चुअल में किया। दोस्तों सबसे अहम और सबसे जरूरी जो सिस्टम है या फॉर्मेट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए वो है आपके पास मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स होना चाहिए। मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन के अंदर आपकी जितनी भी मशीनें हैं उसकी आपके पास पूरी प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, किस लोकेशन में वो मशीन है, मशीन की पिक्चर होनी चाहिए, किस मैन्युफैक्चरर की है, ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, कब आपने उसको इंस्टॉल किया था, कितनी कैपेसिटी की है, क्या उसकी कोई हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट बना रखी है, क्या हमने उसकी AMC दी हुई है। तो ये आप एक प्रॉपर एक पूरी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स। इसके बाद आपके पास होना चाहिए कि जितने भी हमारे अर्थ पिट्स हैं, जितने भी हमारे अर्थिंग पॉइंट्स हैं, वो आपको मंथली चेक करने हैं कि उनकी क्या वोल्टेज आ रही है, कहीं कहीं तो कोई करंट या वोल्टेज तो लीक नहीं हो रहा, कि अर्थिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है या नेक्स्ट सिस्टम है वो है आपका लक्स लेवल मॉनिटरिंग। लक्स लेवल मॉनिटरिंग के अंदर आपने क्या करना है कि हर मशीन के ऊपर डिफाइंड लक्स लेवल जो है उनको मेजर करना है, अगर उसमें कमी है तो आपको एज पर स्टैंडर्ड उसको इंप्रूव करना है। दोस्तों टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है या मेंटेनेंस की परिभाषा क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि मेंटेनेंस का जो हिंदी अनुवाद है रख रखाव, तो अगर हम रख रखाव से ही समझें तो जो मेंटेनेंस की परिभाषा है वो यह है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे ऑफिस एरिया में जो
मशीनें हैं, यूटिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनको टाइमली चेक करना, उनकी सर्विसिंग करना, उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेन रखना ही मेंटेनेंस है। मतलब कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी मशीनें हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना कि उनमें चलते हुए कोई ख़राबी ना आए और वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें, उसी को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अब मेंटेनेंस भी कई प्रकार की होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब ये जो पांचों की पांचों मेंटेनेंस के प्रकार हैं वो क्या है, उनका क्या मतलब है और उनको कैसे किया जाता है, इनको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो मेंटेनेंस का प्रकार है, जनरली जो ज़्यादातर फॉलो किया जाता है नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर, वो क्या है हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन का मतलब टूट फूट जाना या बिल्कुल बंद पड़ जाना। तो ऐसी मेंटेनेंस की प्रक्रिया जब परफॉर्म की जाती है कि जब मशीन हमारी बिल्कुल खड़ी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। या दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो इक्विपमेंट के ख़राब होने का इंतज़ार करते हैं जब तक कि इक्विपमेंट बिल्कुल ख़राब होकर के खड़ा ना हो जाए, हमें रास्ते में खड़ा ना कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कुछ हम अपने जर्नल लाइफ से उदाहरण देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते बाइक की चेन का टूट जाना, हमने ध्यान नहीं दिया, बाइक की चेन टूटने वाली थी और वो रास्ते में जाके टूट गई और हमें बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक है। ऐसे मशीन का चलते चलते रुक जाना कि भाई मशीन एकदम सही काम कर रही थी, हो सकता है उससे कुछ आवाज़ें आ रही हों लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और मशीन एकदम से खड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जब हम उसको ठीक करेंगे खड़े होने के बाद, उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहेंगे। इसी तरीके से कि हमारे टायर की कंडीशन ठीक नहीं थी, हमें पता था कि हम उसको ठीक करा सकते हैं पहले ही, लेकिन हमने उसको ठीक नहीं कराया, हम उसी टायर पे गाड़ी को चलाते रहे और टायर फट गया। अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब की जाती है, जब हमारे पास कोई इलाज ना बचे, हमें इक्विपमेंट बीच रास्ते में बिल्कुल एकदम खड़ा कर दे कि भाई अब मैं नहीं चलने वाला, अब चाहे तुम कुछ कर लो। तो वो मेंटेनेंस जब की जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है मेंटेनेंस का, वो है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है, प्रिवेंट, हमें प्रिवेंट करना है कि हमारी मशीन ब्रेकडाउन में ना जाए। और उसको करने के लिए जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया की जाती है कि हमारी मशीन ब्रेकडाउन में ना आए, हमारी मशीन ख़राब ना हो, उसके लिए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल में लेके आते हैं, जो जो तकनीक अप्लाई करते हैं, जो जो हम मेंटेनेंस की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रख रखाव। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रख रखाव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है कि जो हमारा इक्विपमेंट है कभी भी ब्रेकडाउन में ना आए, मतलब कि जो लॉस टाइम है वो हमेशा ब्रेकडाउन की वजह से वो ज़ीरो रहे, कि हमारा इक्विपमेंट कभी खड़ा ना हो, हमेशा रनिंग की कंडीशन में हो, हम पहले ही प्रिवेंट कर लें ब्रेकडाउन को, उसी को हम बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर क्या है, पहला प्रकार हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस और दूसरा प्रकार है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस को हम आवधिक रखरखाव भी बोलते हैं और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को हम अनुमानित रखरखाव भी बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। फर्स्ट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस, सेकंड इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब जान लेते हैं कि ये पीरियोडिक मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पहला प्रकार है वो है पीरियोडिक मेंटेनेंस। जैसा कि इसके नाम से ही हम पहचान सकते हैं, अगर हम सही से अनुवाद करें, पीरियोडिक किससे बना है, पीरियड से। पीरियड क्या होता है, समय अंतराल या अवधि।
तो पीरियोडिक मेंटेनेंस का हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? आवधिक रख रखाव। तो ऐसी मेंटेनेंस प्रक्रिया जो हम एक निश्चित अवधि के बाद करते हैं, मतलब एक डिफाइंड टाइम के बाद करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मेंटेनेंस। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है कि जो हम बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, उसमें क्या होता है? पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है। हमें बुकलेट दे दी जाती है और उस पर लिखा होता है या तो आप इसको 6 महीने में सर्विस करा लें या इतने 1000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? एक पीरियड डिफाइन कर दिया कि इस पीरियड के बाद हमें अपनी मशीन की मेंटेनेंस या हमारी बाइक की मेंटेनेंस हमें करानी है। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी पीरियोडिक मेंटेनेंस की जाती है कि मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बनाया जाता है कि हम हर 6 महीने में इस मशीन में ये प्रक्रिया करेंगे जिससे कि हमारी मशीन ख़राब ना हो। और जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके अंदर क्या किया जाता है? जनरली मशीन को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि क्या क्या उसके अंदर ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ब्रेक डाउन आ सकता है। ऐसी चीज़ों को हम पहले ही चेक कर लें और उनमें कोई कमी है तो उसको पहले ही चेंज कर लें। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये एक पीरियोडिक मेंटेनेंस की चेक शीट है जो कि एक कार की है। इसके अंदर क्लियरली लिखा होता है फर्स्ट फ्री सर्विस पे आपने ये कराना है, सेकंड पे ये कराना है, थर्ड पे ये कराना है, और इतने किलोमीटर के बाद हम ऑयल चेंज करेंगे, इतने किलोमीटर के बाद हम फिल्टर चेंज करेंगे, या इतने समय के बाद हम ऑयल चेंज करेंगे, इतने समय के बाद हम फिल्टर चेंज करेंगे। तो ये क्या है? हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस या आवधिक रख रखाव। अब जो दूसरे तरीके का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है हमारा, वो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि हमने अनुमान लगा लिया, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरा इक्विपमेंट फेल होने वाला है। अनुमान कैसे लगाया? अनुमान एक तरीका तो ये है कि हमारी मशीन ने आवाज़ करना शुरू कर दिया, हमें आवाज़ आनी शुरू हो गई। प्रिडिक्ट कर लिया हमने कि मेरी मशीन आवाज़ कर रही है, उसकी चेन ढीली हो गई है, चेन आवाज़ कर रही है, तो हो सकता है ये चेन ख़राब होने वाली है या टूटने वाली है, मैं इसको पहले ही टाइट कर दूं या इसको पहले ही चेंज कर दूं। तो ये क्या किया? मशीन ने पहले ही हमें प्रेडिक्शन दे दी कि मैं ख़राब होने वाली हूं या ब्रेक डाउन होने वाला है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक तो हम अनुमान कंडीशन देख के भी लगा सकते हैं, दूसरा हम डेटाबेस पे भी लगा सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतना चलने के बाद मशीन में ये दिक्कतें आ रही हैं और ये आ सकती हैं, तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया और मशीन को मेंटेन कर दिया। तो जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो क्या है? हमारी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। और जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है वो क्या है? हमारी कंडीशन बेस्ड। पीरियोडिक कब करेंगे? एक निश्चित समय अंतराल के बाद। और प्रिडिक्टिव कब करेंगे? जब हम मशीन की कंडीशन को प्रिडिक्ट करेंगे कि इट इज़ अबाउट टू ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन होने वाली है। समझ में आया आपको? अब सबसे आखिरी जो टाइप है वो है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, हमने उस पर कोई स्पेयर पार्ट उसका चेंज किया या उसको रिपेयर किया, तो मशीन जो ब्रेक डाउन होने से पहले जिस कंडीशन में थी या ओरिजिनल कंडीशन में थी, जो वो एक्यूरेसी में काम कर रही थी, जिस लिमिट के अंदर काम कर रही थी, अगर हम उसको उसी कंडीशन के अंदर ले आते हैं और मशीन को इस हिसाब से मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टिव मेंटेनेंस या सुधारात्मक रख रखाव। ठीक है, तो हमने क्या क्या इसके अंदर जाना? हमने सबसे पहले जाना ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, उसके बाद हमने जाना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी दो प्रकार जाने, पीरियोडिक मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और सबसे आखिरी में हमने जाना करेक्टिव मेंटेनेंस। क्लिट शीट को अक्सर क्लिटो शीट के नाम से भी जाना जाता है या डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या कुछ लोग इसे ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट भी बोलते हैं। क्लिट शीट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशू होजेन, जो कि टीपीएम का पहला पिलर है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक क्लिट शीट है। अब इसका नाम क्लिट शीट क्यों पड़ा? क्लिट शीट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 4 वर्ड से मिलकर बना है
उनके जो पहले इनिशियल्स है उन्हीं का इस्तेमाल करके हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई क्लिट शीट या क्लिटो शीट। क्लिट शीट का जो पहला लेटर है C, उसका मतलब होता है क्लीन। सेकंड लेटर है L, इसका मतलब होता है लुब्रिकेट, चेक फॉर लीकेज। तीसरा लेटर होता है इंस्पेक्शन। चौथा लेटर है हमारा T से टाइटन, और लास्ट है हमारा O से ऑपरेट। अब ये जो क्लिट शीट है ये हमने जान लिया कि ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट भी बोलते हैं। अब इसे करेगा कौन? तो क्लिट शीट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है मशीन के ऑपरेटर की। अब जो ये 4 वर्ड्स हैं हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्लीन। क्लीन मतलब साफ सफाई, मशीन को अच्छी तरीके से साफ करना। साफ करने के लिए हमें किस किस बात का ध्यान रखना है? हमें मशीन की बॉडी को साफ करना है, मशीन के बेड को साफ करना है, जो स्क्रैप कलेक्शन एरिया है उसको साफ करना है, मशीन का ऑपरेटिंग पैनल साफ करना है, मशीन का ऊपरी हिस्सा साफ करना है, मशीन का निचली हिस्सा साफ करना है, और मशीन के पीछे या बैक साइड एरिया भी हमें साफ करना है। तो हमने सफाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है? मशीन को अंदर बाहर ऊपर नीचे से हम अच्छी तरीके से साफ करें। साफ इस तरीके से करें कि मशीन हमारी हमेशा चमकनी चाहिए, जैसे कि हमारी मशीन बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू हो, जैसा फर्स्ट डे पे दिखती थी। अब क्लीन जो हम करते हैं उसको करने से क्या फायदा होगा? अगर मैं उदाहरण के तौर पर ये समझूं कि मेरे पास साइकिल है, बाइक है या गाड़ी है और मैं उसको डेली साफ करता हूं, तो जब मैं अपनी बाइक को या साइकिल को या गाड़ी को डेली साफ करूंगा तो मेरा जो हाथ है साफ करते हुए मशीन के हर हिस्से को छुएगा। जब मैं उसको छूऊंगा तो उससे क्या होगा? मशीन का एक ऑटो इंस्पेक्शन हो जाएगा। अगर मशीन से कहीं कोई बोल्ट ढीला है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, कहीं से कोई तार निकल गया है, तो वो सारी चीजें कैप्चर हो जाएंगी। इसके बाद जो है अगला स्टेप है लुब्रिकेट या चेक फॉर लीकेजेस। लुब्रिकेट या चेक फॉर लीकेजेस में हमें क्या ध्यान रखना है कि मशीन के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो लुब्रिकेशन है ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू हीट, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है? जो पॉइंट्स डेली लुब्रिकेशन मांगते हैं उनको हमने डेली लुब्रिकेट करना है, और जो पॉइंट्स वीकली लुब्रिकेशन मांगते हैं उन्हें वीकली लुब्रिकेट करना है, और जो पॉइंट्स मंथली या हाफ ईयरली लुब्रिकेशन मांगते हैं हमें उन्हें हाफ ईयरली या मंथली लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करते वक्त हमें एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हम लुब्रिकेशन इतना ना कर दें कि मशीन से तेल टपकना शुरू हो जाए और मशीन को गंदा कर दे या उस पे धूल मिट्टी आके चिपकनी शुरू हो जाए। जो सेकंड स्टेप है लुब्रिकेट एंड लीकेज, इसके अंदर हम लुब्रिकेशन के साथ साथ जो लीकेजेस हैं, मशीन के अंदर कहीं से तेल टपक तो नहीं रहा, जैसे कि हमारा ऑयल टैंक रखा है, किसी ने उसकी ओवर फिलिंग तो नहीं कर दी, या कोई बोल्ट ढीला नहीं हो गया जिससे कि ड्रेन प्लग वगैरह ढीले हो जाते हैं, तो वहां से कहीं तेल ने टपकना शुरू तो नहीं कर दिया, या कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा। तो हमने क्या करना है? जितने भी लीकेजेस हैं उनको देखना है, अगर हो रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप आई फॉर इंस्पेक्शन, जिसे हम हिंदी में निरीक्षण या जांच करना भी कहते हैं। अब हमें इंस्पेक्ट क्या करना है? हमें इंस्पेक्ट करना है मशीन चलाने से पहले जो जो चीजें हमें चेक करनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करूं या अपनी बाइक की बात करूं तो उसकी ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी क्लच काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी हेडलाइट्स काम कर रही है नहीं कर रही। उसी तरीके से जब मैं मशीन को चलाऊंगा, क्या उसके जितने भी ऑपरेटिंग स्विचेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, जितने भी उसमें मीटर्स लगे हैं वो प्रॉपर रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो मशीन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जितनी चाहिए क्या उतनी वोल्टेज आ रही है, या जितनी उसको एयर चाहिए क्या उतनी एयर मशीन को मिल रही है, या मशीन से कहीं असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या करनी है? इंस्पेक्शन में ऑब्जर्व करनी है। अगर ऐसी कोई चीज हमें मिलती है जो कि अबनॉर्मल कंडीशन हो, उसको हमें साथ के साथ ठीक करना है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है टाइटन। टाइटन स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? जितने भी हमारे नट बोल्ट्स या स्क्रूज हैं जिनके ढीले होने के चांसेस हैं ड्यू टू मशीन वाइब्रेशन और फंक्शनिंग और ऑपरेशन, उनको हमें जांच करना है और उनको टाइट करना है। जैसे कि जिग फिक्सचर मशीन के ऊपर बंधे होते हैं तो उनकी क्लैंप्स वगैरह
वो ढीली हो जाती हैं या बोल्ट्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि मशीन में कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कि हमें ब्रेकडाउन लॉस होंगे और हमारी प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी और किसी को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मशीन के जितने भी लूज पॉइंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना है और उनको टाइटन करना है। अब उनको टाइट करने का क्या तरीका है या ये जांचने का तरीका क्या है कि जो हमने नट या बोल्ट टाइट किया था वो ढीला तो नहीं हो गया। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, 3 बोल्ट्स हैं जिनको हमने टाइट किया, जिसमें नट भी है, बोल्ट भी है, वॉशर भी है और बैक साइड पे प्लेट है। हमने टाइट करके तीनों के ऊपर मार्किंग कर दी। जब इनमें से कोई भी एक ढीला होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, जैसा आप यहाँ सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं, फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बोल्ट अपनी जगह से हिल गया है या ये नट अपनी जगह से हिल गया है। अब इसको हमें कसने की आवश्यकता है। तो हमारी मशीन के ऊपर जितने भी इस तरीके के बोल्ट्स हैं हम उनको पेंट मार्कर से मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगला स्टेप है ऑपरेट। ऑपरेट स्टेप क्या है कि हमने जब चारों चीजें परफॉर्म कर ली, चारों चीजें क्या, क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्शन और टाइटन, और इंश्योर कर लिया कि सारी चीजें एकदम सही से काम कर रही हैं, क्लीनिंग सही से हो गई है, लुब्रिकेशन सही से हो गया है, इंस्पेक्शन प्रॉपरली हो गया है, कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, उसके बाद ही मशीन ऑपरेट करनी है। अगर हमें इनमें से कोई भी कमी बेशी मिलती है तो हमने मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। हमने जान लिया कि 5 स्टेप या 4 स्टेप जो हैं क्लिट शीट के वो क्या हैं। अब इस क्लिट शीट को हम करेंगे कैसे? क्लिट शीट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए या चेकलिस्ट चाहिए। तो ये जो मशीन की क्लिट शीट होती है या क्लिटो शीट होती है, इसको हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट या डेली चेकलिस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम मशीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, जिसमें ऑपरेटर चेक करता है, सारी चीजें ठीक मिलने पर उसको टिक करेगा, उसके बाद सुपरवाइजर जो है उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा और अपने साइन करेगा, जिससे कि इंश्योर हो गया कि जितने भी ऑटोनोमस मेंटेनेंस वाले चेक पॉइंट्स है वो चेक कर लिए गए हैं और हमारी मशीन जो है एकदम फिट एंड फाइन है। ये जो क्लिट शीट है ये कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टैंडर्ड रूल ही फॉलो करना है कि जी ये 10 चीजें हैं, सिर्फ ये 10 चीजें ही आपने चेक करनी है। आप इस फॉर्मेट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम जो फॉर्मेट लेते हैं उसके अंदर 31 कॉलम होते हैं हर चेक पॉइंट्स के अगेंस्ट में, ताकि उसको पूरे महीने इस्तेमाल किया जा सके। और एक और चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है जब हम क्लिट शीट बनाते हैं, इट शुड बी इन लोकल लैंग्वेज। मतलब कि जिस प्रांत में या जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है, अगर वहां की लैंग्वेज हिंदी है तो हम क्लिट शीट को हिंदी में बनाएं, ताकि जो ऑपरेटर है उसको वो पढ़ी भी जा सके और उसके समझ में भी आए। इसी तरीके से हम पंजाब में अगर इंडस्ट्री है तो हम पंजाबी में बनानी चाहिए, और तमिलनाडु के अंदर हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है तो हमने तमिल लैंग्वेज में क्लिट शीट को बनाना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को सारे पॉइंट्स क्लियर हो। हम करते क्या है कि क्लिट शीट बना देंगे, बहुत बढ़िया फॉर्मेट बना दिया फर्स्ट क्लास, उसको बना दिया इंग्लिश में और मशीन के ऊपर टांग दिया। अब क्या है वो एक फॉर्मेलिटी है। ऑपरेटर को बेचारे को आधी बातें समझ में आ रही हैं, आधी नहीं आ रही, उसने क्या करना है, बस टिक 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 मार देगा और सुपरवाइजर ने बस देख लिया, साइन कर दिए, क्या होगा, कागजी कार्रवाई हो गई। हमें कागजी कार्रवाई के लिए नहीं क्लिट बनानी, हमने मशीन की ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए क्लिट शीट बनानी है। चलिए फिर एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्लिट शीट का फॉर्मेट दिखता कैसा है, ताकि आप लोगों को अगर डिजाइन करना हो क्लिट शीट का फॉर्मेट तो आप उसे देख के डिजाइन कर सके। दोस्तों, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्लिट शीट का फॉर्मेट है, जिसको मैंने लोकल लैंग्वेज में बनाया हुआ है। मतलब हम फरीदाबाद के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में आती है और वो हिंदी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो हमने क्या किया, इसको हिंदी में बनाया। ऊपर की जो रोज होती हैं वो क्या होती हैं, जनरल इंफॉर्मेशन रोज, जैसे कि कंपनी का नाम, मशीन का नाम, नंबर, उसके बाद यहाँ पे आ गया महीना, किस महीने के लिए हम इस शीट को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 31 कॉलम होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 31 दिन के लिए 31 कॉलम बना देते हैं हर चेक पॉइंट्स के अगेंस्ट में, ताकि जब ऑपरेटर चेक करे तो उस तारीख के सामने उसको टिक कर दे और उसको शीट को बार बार हमें बदलना ना पड़े, एक शीट हमारी पूरे 1 महीने काम करे। अब ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं
ये जो फॉर्मेट है इसको मैंने क्या किया है, अपना जो क्लिट शीट है उसके हिसाब से 4 डिवीजन में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला है क्लीन, सेकंड हमारा है लुब्रिकेट एंड लीकेजेस, थर्ड है हमारा इंस्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्शन है तो उसके जितने चेक पॉइंट्स हैं इंस्पेक्शन के सामने हमने उसको सेग्रीगेट करके डाल दिया। और लास्ट है हमारा टाइटन, तो टाइटनिंग के जितने पॉइंट है उसको टाइटनिंग के अगेंस्ट डाल दिया। अब हम डिटेल में ये क्लीनिंग वाला है इसको जान लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म डाल दी सी, उसके आगे उसकी फुल फॉर्म लिख दी क्लीनिंग या क्लीन, और साथ ही एक कपड़े का सिंबल लगा दिया ताकि ऑपरेटर को देख के समझ में आए कि हम सफाई की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गए हमारे चेक पॉइंट्स। जैसे हमारे इसमें क्लीनिंग के अंदर 5 चेक पॉइंट्स हैं। पहला है मशीन की अच्छी तरह से सफाई करें, दूसरा है टॉगल पर ग्रीज या ऑयल ना लगा हो, नोजल के सिरे को साफ करें, ऑयल टैंक के वेंटिलेटिंग फिल्टर को साफ करें। अब ऑपरेटर्स को भरेगा कैसे, हमने क्या किया हुआ है, हर चेक पॉइंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी डाली है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, कि ये जो पहला पॉइंट है वो उसने डेली चेक करना है, दूसरा पॉइंट भी डेली चेक करना है, लेकिन चौथा और पांचवा जो पॉइंट्स है क्लीनिंग से रिलेटेड उसने वीकली चेक करना है। इसके बाद ही यहां पर हमने शिफ्ट डाली हुई है, शिफ्ट ए और बी, ताकि ए की शीट जो है हमारी दोनों शिफ्टों में काम करे। सपोज ए शिफ्ट का ऑपरेटर आया, उसने पहला चेक पॉइंट चेक किया जो कि रोजाना उसको चेक करना था, मशीन की अच्छी तरह सफाई करी उसने, इंश्योर किया, उसके बाद उसने यहाँ पे टिक मार दिया। इसी तरीके से दूसरा जो चेक पॉइंट है वो भी उसने डेली चेक करना है। शिफ्ट ए में ऑपरेटर आया, उसने चेक किया और टिक मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करेगा, उनको ठीक करेगा, उनको इंश्योर करेगा, उसके बाद ही चेक करेगा। इस तरीके से हम पूरे क्लिट वाले जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें मैंने 18 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 18 चेक पॉइंट्स को उसने चेक किया और टिक मार दिया। इसके बाद जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है या मेंटेनेंस सुपरवाइजर है वो आएगा, सारे पॉइंट्स को चेक करेगा, उनमें से बीच में कुछ भी चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्रॉस चेक करेगा। अगर उसको इंश्योर लगेगा कि हाँ ऑपरेटर ने सही में सारे चेक पॉइंट्स ठीक करे हैं, ठीक से चेक किए हैं, ठीक से उनको इंश्योर किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद ही यहाँ पे साइन करेगा, वरना यहाँ पे वो एनसी लिख सकता है। साथ ही हमने क्या किया हुआ है, क्लिट शीट के नीचे मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी डाले हुए हैं ताकि एक ही शीट पे उसको जर्नल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो हमने अब क्लिट शीट के फॉर्मेट के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कि ये क्लिट शीट लगाने से या ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट लगाने से या डेली मशीन चेकलिस्ट लगाने से हमें फायदे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि मशीन को लेके ऑपरेटर की जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है, अपनापन है, जिसको हम माई होम माई मशीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि मेरी मशीन ही मेरा घर है, या मुझे इसको अपने खुद की मशीन खुद के सामान जैसे ट्रीट करना है, घर जैसा ट्रीट करना है। तो सेंस ऑफ ऑनरशिप एक बढ़ती है क्लिट शीट इंप्लीमेंट करने से। जो छोटी छोटी कमियां हैं वो डेली बेस पे ही रेक्टिफाई हो जाती है ताकि वो बड़े ब्रेकडाउन में या बड़ी एबनॉर्मलिटी में जाके कन्वर्ट ना हो और हमारे मेजर ब्रेकडाउन लॉसेस ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो जिससे कि कंपनी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब ब्रेकडाउन कम होंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे और मशीन ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेगी तो हमारा क्या होगा, मशीन की ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, वो भी हमारी इंप्रूव होगी। इसी के साथ साथ रेगुलर क्लिट फॉलो करने से हमारी मशीन की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की बाइक जो है 4 साल में ही कबाड़ा हो जाती है और कुछ लोगों की जो बाइक है वो 10 साल तक भी चमचमाती रहती है जैसे कि एकदम ब्रांड न्यू हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बाइक एकदम चमचमा रही है तो उसने क्या फॉलो किया, उसने क्लिट के प्रिंसिपल को फॉलो किया, डेली अपनी मशीन जो कि उसकी बाइक है उसको क्लीन किया, लुब्रिकेट किया, इंस्पेक्शन किया और टाइटन किया। जब ये सारी चीजें होंगी ब्रेकडाउन्स कम होंगे, ओई इंप्रूव होगा, छोटे छोटे ब्रेकडाउन पहले ही पकड़ लिए जाएंगे, मशीन कम ब्रेकडाउन में जाएगी, तो क्या होगा, हमारी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको एक बहुत ही मेजर टूल माना जाता है मशीन की ऑटोनोमस मेंटेनेंस को लेके। तो हमने इंश्योर करना है कि हमारी जितनी भी मशीनें हैं सभी के ऊपर क्लिट शीट लगी हो और वो प्रॉपरली फॉलो हो।